Hello friends, today we will discuss about the scope of public administration. आज हम लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र के बारे में परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है। किसी भी अनुशासन अथवा डिसिप्लिन के स्कोप से हमारा अभिप्राय होता है कि उस विषय के अंतर्गत अध्ययन और अध्यापन तथा अनुसंधान से जुड़ी हुई विषय सामग्री क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसका कंटेंट क्या है। जनरली ये नेचर ऑफ डिसिप्लिन पर भी डिपेंड करता है। उस विषय की प्रकृति क्या है, उस विषय की प्रकृति और उस विषय की विषय सामग्री दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए न्यू इमर्जेंट डायनेमिक सब्जेक्ट और ए डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। वह समाज विज्ञान का एक नवीन गतिशील उदित होने वाला अनुशासन है। इस अनुशासन के मीनिंग नेचर को लेकर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के बीच मतभेद बना हुआ है, ऐसा ही मतभेद स्कोप अथवा विषय क्षेत्र को लेकर विद्यमान है कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में किसको शामिल किया जाए अथवा किसको शामिल नहीं किया जाए। लाइक some administrative thinkers assume that public administration or administration is a managerial activity, so we should involve only managerial activities in the scope of public administration. उन विचारकों की ये मान्यता है, उन प्रशासनिक चिंतकों की ये मान्यता है कि लोक प्रशासन एक स्किल है, एक कौशल है और इस कौशल को सब लोगों के द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल उन प्रबंधकीय क्रियाओं को ही शामिल किया जाना चाहिए जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, जो प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं अथवा जिन कार्यों का निष्पादन विशिष्ट तकनीकों अथवा रणनीति की सहायता से ही किया जा सकता है, उन्हें ही शामिल करना। जबकि दूसरा जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण में प्रशासनिक चिंतकों की मान्यता है कि लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में मानवीय जीवन से जुड़ी हुई है। ये इंटीग्रेटेड एक्टिविटी होती है, एक समन्वित क्रिया होती है। इस क्रिया के संपादन में और निष्पादन में बहुत से कार्मिकों का योगदान होता है। केवल प्रबंधकों के द्वारा अथवा मैनेजमेंट के द्वारा या मैनेजरियल अप्रोच के माध्यम से ही कार्यों का निष्पादन नहीं होता। लाइक एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। यद्यपि उसका कोई भी कार्य मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, डिसीजन मेकिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, उसका काम फाइल पुटिंग का कार्य है, वो फाइल को पुटअप करती है अथवा बिगिनिंग स्टेज पर आगे बढ़ाती है। परंतु जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, निर्णय निर्माण निकाय है, वह निर्णय निर्माण जो इकाई है, वह अपने निर्णयों को जो नोटिंग की जाती है उस एस्टेब्लिशमेंट शाखा के द्वारा, संस्थापन शाखा के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जो नोटिंग की जाती है, उसके आधार पर ही वो डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब है इस प्रशासनिक दृष्टिकोण की मान्यता है कि प्रशासनिक निर्णय में, अभिक्रिया में प्रत्येक अभिकरण और प्रत्येक कार्मिक का योगदान होता है। अतः हमें लोक प्रशासन में सभी क्रियाओं को शामिल करना चाहिए। दूसरा कि लोक प्रशासन में क्या 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट की एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया जाए। इंटीग्रेटेड अप्रोच ये मानता है कि भले ही रूल मेकिंग के कार्य में व्यवस्थापिका हो, एग्जीक्यूशन के कार्य में कार्यपालिका हो और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस के मैटर में जुडिशरी हो, वी शुड इन्वॉल्व ऑल 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट। हमें शासन की तीनों ही शाखाओं को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनकी ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। सभी प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं, अभिक्रियाएँ होती हैं, उन क्रियाओं को भी हमें शामिल करना चाहिए। परंतु जो मैनेजरल अप्रोच है अथवा प्रबंध की अप्रोच है, तो नैरो माइंड अप्रोच है, उन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की मान्यता है कि इसमें केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ही शामिल करना चाहिए और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ हैं अथवा जो अभिक्रियाएं केवल कानून को लागू करने से संबंधित हैं, उन्हें हमें शामिल करना चाहिए, बाकी क्रियाओं को शामिल नहीं करना चाहिए। तो विषय क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? किसी अनुशासन
के विषय क्षेत्र से हमारा अभिप्राय उसके अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु या विषय सामग्री से होता है, अर्थात विषय की पहुंच क्या है अथवा उसके अध्ययन की सीमाएं क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन एक गतिशील और विकास की ओर अग्रसर नवीनतम विषय है, जिसमें अनेक सिद्धांतों का, उपागमों का और दृष्टिकोणों का उदय हो रहा है तथा अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से मैनी थ्योरीज को इसमें अडॉप्ट किया जा रहा है। विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को लेकर अथवा लोक प्रशासन में कौन सी विषय सामग्री को, कौन से सब्जेक्ट मैटर को, कौन से करिकुलम को और कौन से सिलेबस को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को लेकर लोक प्रशासन में 6 दृष्टिकोणों का इमरजेंस हुआ है, 6 दृष्टिकोणों का उदय हुआ है। तो आइए इन 6 भिन्न भिन्न और वेरियस टाइप्स के अप्रोचेज के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों की क्या मान्यता है, कि लोक प्रशासन में हमें किसका अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान करना चाहिए और किसका अध्ययन, अनुसंधान और अध्यापन नहीं करना चाहिए। सबसे पहला दृष्टिकोण है समन्वित दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के मुख्य समर्थकों में वुड्रो विल्सन, गुडनाउ, एल.डी. वाहिट, फिफ्नर, एफ.एस. नेग्रो, मार्शल ई. डिमोक और पर्सी मैक्विन है। समन्वित दृष्टिकोण अथवा इंटीग्रेटेड व्यूज और अप्रोच, जैसा इसके नोमेनक्लेचर से ही रिफ्लेक्ट होता है कि यह है एक एकीकृत दृष्टिकोण, जिसकी ये मान्यता है कि लोक प्रशासन में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तथा इन अंगों के द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाओं को शामिल करना चाहिए। पंचायत सचिव से लेकर कैबिनेट सचिव तक और वार्ड पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम तरह की जो गतिविधियां शासन से जुड़ी हुई हैं, उन ऑल टाइप्स एक्टिविटीज़ को, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वी शुड बी इन्वॉल्व, हमें उनको शामिल करना चाहिए। दूसरा दृष्टिकोण जो एकीकृत दृष्टिकोण के विपरीत है, जिसकी अलग मान्यताएं हैं, अलग बिलीफ्स हैं, लूथर गुलिक, हार्वर्ड साइमन, स्मिथ बर्ग, थॉमसन, विलोबी, हेनरी फियोल, एफ.एम. मार्क्स, पॉल एच. एपलबी, ओडवी टीड और जे.एम.डब्ल्यू. डेविस तथा मर्शन। इन विचारकों की मान्यता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मैनेजरल एक्टिविटी। लोक प्रशासनिक प्रबंध की क्रिया होती है और प्रबंधन का कार्य करने की काबिलियत और एबिलिटी और कैपेबिलिटी एवरी पर्सन शुड नॉट हैज़ नॉट होल्ड। प्रत्येक व्यक्ति इस प्रकार की योग्यताओं को धारण नहीं करता है, इसलिए केवल उन लोगों की क्रियाओं को और केवल प्रबंधकीय क्रियाओं को शामिल करना चाहिए। लाइक 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट है, उनमें से केवल कार्यपालिका की शाखा की जो क्रियाएं हैं, उस कार्यपालिका की शाखा की क्रियाओं को ही शामिल करना चाहिए, अन्य क्रियाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कि जो केवल डिसीजन मेकिंग बॉडी से अथवा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें ही शामिल करना चाहिए, दूसरों को शामिल इसमें नहीं करना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अप्रोच है, उसका नाम है पोस्ट कॉर्प अप्रोच। पोस्ट कॉर्प अप्रोच के संदर्भ में अनेक विद्वानों का मुख्य योगदान रहा है। पोस्ट कॉर्प अप्रोच पर पहुंचने से पहले सबसे पहले पर्सी मैक्विन के द्वारा 3 टेक्निक्स और 3 वर्क्स की बात कही गई है। पर्सी मैक्विन स्टेट्स दैट एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स एंड 3 मेजर टेक्निक्स टू रिगार्डिंग कंप्लीशन ऑफ द 3 वर्क्स। पर्सी मैक्विन का कहना है कि 3 मुख्य कार्य होते हैं और 3 कार्यों का निष्पादन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण एक्टिविटीज़ होती हैं। पर्सी मैक्विन के अनुसार नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन सोर्सेज होते हैं और ह्यूमन तथा नेचुरल सोर्सेज को नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, तकनीकें होती हैं। तो तीनों ही महत्वपूर्ण होती। लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र में हमें यह अध्ययन करना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन क्या हैं, जो प्राकृतिक साधन हैं उनको संसाधनों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो मानव साधन हैं उनको मानव संसाधन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, प्राकृतिक साधनों का मानवीय साधनों का संसाधन के रूप में यूज करना और उन तकनीकों का उपयोग करना ताकि प्रशासन के लिए सीमित संसाधनों का अधिकतम और कुशलता के साथ यूटिलाइजेशन किया जा सके।
हेनरी फ्यूल का कहना है कि 5 तरह की एक्टिविटीज़ को हमें स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करना चाहिए। जनरली वी कैन से दैट पोस्ट कोर अप्रोच इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। जो पोस्ट कोर उपागम है वह उपागम निश्चित रूप से प्रबंध के अथवा संकुचित उपागम का ही एक हिस्सा है। बिकॉज पोस्ट कोर अज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मैनेजमेंट, प्रशासन एक प्रबंधन होता है और इस प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन के उद्देश्य होते हैं उन संगठन के उद्देश्यों को अचीव करना होता है। तो हेनरी फ्यूल ये कह रहे हैं कि 5 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और इन 5 टाइप्स एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए 5 टाइप्स टेक्निक्स और टैक्टिक्स होती हैं अथवा स्ट्रेटजीज होती हैं, रणनीतियाँ होती हैं जिनके माध्यम से इनका निष्पादन किया जाता है। Henry Fayol approach known as POCOC approach, like you can see in the slide and PPT, POCCOC, P for planning, यहाँ P का मतलब प्लानिंग नियोजन से है, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग संगठन से है, C फॉर कमांडिंग आदेश से है और CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग समन्वय से है और C फॉर कंट्रोलिंग नियंत्रण से है। अर्थात नियोजन का कार्य, प्लानिंग का कार्य, ऑर्गेनाइजिंग संगठन का कार्य, आदेश कमांडिंग का कार्य, कोऑर्डिनेटिंग समन्वय का कार्य और कंट्रोलिंग नियंत्रण का कार्य। 5 तरह के फंक्शंस होते हैं और इन 5 तरह के फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए इन फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी भी प्रकार के कार्य का निष्पादन करने के लिए हमें प्लानिंग या पूर्व नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन का मतलब होता है कि निर्धारित समय अवधि में जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज और सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है और सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है, उसे प्लानिंग के नाम से जाना था। ऑर्गेनाइजिंग बात संगठन का मतलब है कि एक ग्रुप ऑफ स्टाफिंग होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है अथवा किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए लोगों का एक समूह है जिसे संगठन के नाम से जाना जाता है। जैसा हम जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, सभी लोग मिलकर निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं और इसे ही संगठन अथवा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तीसरा है कमांडिंग आदेश। इन कमांडिंग और डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। जो स्टाफिंग है सभी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में दक्ष नहीं होता, निपुण नहीं होता, स्किल नहीं रखता, इसलिए उस मैनेजमेंट का कार्य होता है कि इस दक्षता के साथ, निपुणता के साथ और स्किल के साथ कमांड करे ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, डायरेक्शन करे ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। देन कोऑर्डिनेटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनी टाइप्स ब्रांचेज होती हैं, यूनिट्स होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक संगठन से दूसरे संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, एक यूनिट और सब ब्रांच से अदर यूनिट और सब ब्रांच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। समन्वय, कोऑर्डिनेशन इज द हार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। समन्वय सामान्य रूप से जो संगठन या प्रशासन होता है उसका हृदय के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो हार्ट होता है। इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन मिस कम्युनिकेशन होता है, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। एंड देन लास्ट है कंट्रोलिंग, नियंत्रण होना जरूरी है। तमाम तरह की एक्टिविटीज़ पर, ऑर्गेनाइजेशन पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्टाफिंग पर कंट्रोल होना कंपलसरी होता है। ये हेनरी फ्यूल का कहना है कि पोको अप्रोच के माध्यम से हम एक्टिविटीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। देन विलोबी ने कहा कि 6 तरह की गतिविधियों को शामिल करते हैं। उर्वेक और गुलिक द साइंस ऑफ द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 के अंतर्गत उन्होंने मेंशन किया है मुख्य रूप से प्रबंधन का जो कार्य होता है उन प्रबंधन के कार्यों को, फंक्शंस को वी कैन डिवाइड इन 7 फंक्शंस, हम उन्हें 7 कार्यों में विभाजित कर सकते हैं और उन डिफरेंट वैरायटी वाले फंक्शंस को 7 टाइप्स टेक्निक्स के माध्यम से
ऑपरेट किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है और उनको परफॉर्म किया जा सकता है, निष्पादित किया जा सकता है। लूथर गुलिक के द्वारा जिस अप्रोच को डेवलप किया गया उसे पोस्ट कॉर्ब अप्रोच के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट कॉर्ब अप्रोच? जनरली पोस्ट कॉर्ब अप्रोच इज एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनेजरियल अप्रोच। Any words of postcode approach are represent a different work and a different techniques to perform a work. पोस्टकोड उपागम का जो प्रत्येक वर्ण और अक्षर होता है, एनी वर्ड होता है, वो शब्द अक्षर और वर्ण होता है, एक भिन्न कार्य को अभिव्यक्त करता है और उस कार्य को निष्पादित करने वाली संपादित करने वाली एक भिन्न तकनीक का भी प्रतिनिधित्व करता है। लाइक पोस्टकोड P फॉर प्लानिंग नियोजन, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग संगठन, S फॉर स्टाफिंग कार्मिक या कर्मचारी, D फॉर डायरेक्टिंग निर्देशन, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, R फॉर रिपोर्टिंग प्रतिवेदन एंड देन बजटिंग बजट। तो 7 तरह की टेक्निक, प्लानिंग नियोजन एक, नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग संगठन, नंबर 3 है स्टाफिंग कार्मिक या कर्मचारी, नंबर 4 है डायरेक्टिंग निर्देशन, नंबर 5 है कोऑर्डिनेटिंग समन्वय, नंबर 6 है रिपोर्टिंग प्रतिवेदन और नंबर 7 है बजटिंग। तो 7 तरह के फंक्शंस होते हैं और इन 7 तरह के फंक्शंस के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उनको 7 टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है। P फॉर प्लानिंग नियोजन का कार्य है, प्लानिंग टेक्निक्स के माध्यम से होता है। ऑर्गेनाइजिंग का कार्य है, ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स के माध्यम से होता है। स्टाफिंग का जो कार्य है, स्टाफ को कंट्रोल करने की, कोऑर्डिनेट करने की टेक्निक के माध्यम से होता है। कोऑर्डिनेशन अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है। रिपोर्टिंग नीचे के जो लोएस्ट ऑफिसर्स होते हैं, अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, उनको उच्चस्थ अधिकारियों को प्रतिवेदन देना होता है। और बजटिंग, बिना फाइनेंस के कोई भी वर्क नहीं होता है, इसलिए फाइनेंस एक असेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। तो बजट किस तरह से बनाया जाता है, बजट को किस तरह से पारित किया जाता है, बजट को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है और बजट को किस तरह से बेस्ट परफॉर्म में यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इट इज आल्सो ए टेक्निक और एक फंक्शन। ये अपने आप में एक कार्य भी है और अपने आप में एक तकनीक भी है। इसलिए प्लानिंग नियोजन और प्लानिंग नियोजन करना एक तकनीक है। ऑर्गेनाइजिंग संगठन और संगठन को संचालन करना एक तकनीक है। स्टाफिंग कार्मिकों की भर्ती करना, कार्मिकों का चयन करना, मेरिट बेस्ड सिस्टम को स्थापित करना, उनका प्रमोशन, उनका रिक्रूटमेंट, तमाम तरह की प्रोसेस एक टेक्निक है। डायरेक्टिंग निर्देशन, संगठन के सभी कर्मचारियों को, विभागों को, ब्रांचेज को, सब ब्रांचेज को, सेक्शंस को, सब सेक्शंस को निर्देशित करना, उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार करना, उच्चस्थ अधिकारियों को प्रेषित करना और फाइनेंस की व्यवस्था करना, ये सब तकनीक और कार्य हैं। 1971 में, ये 1937 की बात है, इन 1971 में एक नया एलिमेंट्स और ऐड किया गया पोस्ट कॉर्ब में, जिसको ई फॉर इवोल्यूशन कहा जाता है। और नाउ इट बिकम पोस्ट ई कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण था, पोस्ट ई कॉर्ब दृष्टिकोण में कन्वर्ट हो गया पोस्ट ई कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब ऑलरेडी डिफाइंड। ई फॉर इवोल्यूशन, मूल्यांकन की बात कही गई है कि जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य का इवोल्यूशन भी होना चाहिए कि उस कार्य में कहाँ कमियां रहेगी, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कुछ डीमेरिट्स रहेगी उनको दूर किया जा सकता है, सिस्टम में लैक होना है उसको दूर किया जा सकता है। तो 1971 में 8वां तत्व भी जोड़ा गया। इस तरह से इसका नाम पोस्ट कॉर्ब अप्रोच का पोस्ट ई कॉर्ब हो गया, जो कि मैनेजरियल अप्रोच का एक हिस्सा है। सम क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्ट कॉर्ब अप्रोच लाइक लेविस मेरियन स्टेट्स दैट, यह है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण संकुचित उपागम जो केवल प्रबंध की क्रियाओं को शामिल करता है, अतः यह स्वेच्छाचारी, काल्पनिक और संकुचित है। यह 2 फलकों वाली कैंची के समान है, जिसकी एक फलक पर विषय वस्तु और दूसरी फलक पर तकनीक होती है। वाकर के अनुसार सैद्धांतिक प्रशासन प्लस प्रायोगिक प्रशासन प्लस मानवीय संबंध, इन तीनों को मिलाकर ही लोक प्रशासन पूर्णता को अर्जित करता है। लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र प्रशासन के सिद्धांतों व अनुप्रयुक्त सिद्धांतों में विभाजित है। नेक्स्ट अप्रोच है वेलफेयर अप्रोच और वेलफेयर व्यूज, लोक कल्याणकारी उपागम। जनरली लोक कल्याणकार की जब बात की जाती है तो सबसे पहले 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जब प्लेटो ये कहते हैं कि राज्य का उदय नीम और बबूत के वृक्षों से नहीं हुआ है, अपितु उन लोगों से राज्य का उदय हुआ है जो लोग उसमें निवास करते हैं।
इसका मतलब स्टेट इज ए एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल और ए पर्सन। व्यक्ति का वृहद स्वरूप ही राज्य है। लाइक अरिस्टोटल स्टेट्स दैट राज्य का उदय इसलिए हुआ है कि वह गुड लाइफ अथवा सद जीवन को बनाए रखना चाहता है। सद जीवन के लिए ही उसका उदय हुआ है और वो इसलिए बना हुआ है कि सद जीवन को बनाए रखे, गुड लाइफ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गुड लाइफ? सद जीवन का क्या मतलब है? एक सामान्य व्यवस्था, एक उत्कृष्ट समाज, एक सरल और सहज समाज जहां समस्याएं कम से कम हो और समस्याओं का निदान आसानी से किया जा सके, जहां डिग्निटी को, लिबर्टी को, इक्वालिटी को स्थापित करना आसान हो, जस्टिस को स्थापित करना आसान हो, उसे ही गुड लाइफ और गुड सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। थॉमस हिल ग्रीन के द्वारा एक कहा गया कि स्टेट के 3 ड्यूटीज़ की बात कही गई कि राज्य को कम से कम शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, निर्धनता को दूर करने की, अज्ञानता को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, गरीबी को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए और मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देन 1943 लॉर्ड विलियम बेवरीज रिपोर्ट इन यूनाइटेड किंगडम। 1943 में ग्रीन के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेवरीज के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट को सबमिट कराई गई और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो विलियम बेवरीज रिपोर्ट में 5 तरह के कार्यों की बात कही गई उनको एक्सेप्ट किया गया और लोगों को ऐसी फैसिलिटी दी गई। इसीलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य की जन्मस्थली, बर्थ प्लेस के नाम से भी, बर्थ प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अप्रोच है विषय वस्तु या सेवा उपागम। प्रबंधन की क्रियाओं में तकनीकों की अपेक्षा विषय वस्तु या सार अथवा जनता को प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं महत्वपूर्ण होती हैं। यह अप्रोच ये मानता है कि टेक्निक्स की अपेक्षा हमें विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। केवल तकनीकों से एक हम मशीनी समाज का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें मशीनी समाज की अपेक्षा एक सजीव समाज का निर्माण करने के लिए उसके उद्देश्य क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, वास्तविक ध्येय क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए रेदर देन टेक्निक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट जो अप्रोच है इसे मॉडर्न अप्रोच के नाम से जाना जाता है। विज्ञान, सूचना और तकनीक का विकास होना, संपूर्ण मानव जीवन का लोक प्रशासन के रूप में अभिव्यक्त होना और एलपीजी की अवधारणा का विकास होना। भले ही जो स्टेट बहुत अधिक कार्य कर रहा था, जेमकिंस की अवधारणा जब इनविजिबल हैंड्स की बात कही गई, अदृश्य हाथ की बात कही गई, उस अदृश्य हाथ के माध्यम से दृश्य हाथ के अपेक्षा अधिक बल दिया गया, परंतु स्टेट को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वह ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कार्य करे। लाइक कल्याणकारी राज्य ने ऐसा किया भी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के द्वारा आज भी ऐसा किया जा रहा है, परंतु राज्य के साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और यूनिट्स को भी शामिल कर लिया गया जो राज्य की तरह ही कार्य करने वाले अभिकरण हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट के फंक्शंस को, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी को डाइवर्ट किया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, निजी संगठनों की तरफ, निजी अभिकरणों की तरफ। यद्यपि वो स्टेट के कंट्रोल में अथवा स्टेट के डायरेक्शन से अथवा स्टेट की परमिशन से ही ऐसे कार्य कर रहे हैं और स्टेट कभी भी उन ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंट्रोल में ले सकता है अथवा अपने कंट्रोल के ऑर्गेनाइजेशन को प्राइवेट सेक्टर में दे सकता है। तो इस अवधारणा के बावजूद भी जो आधुनिक जीवन है, मॉडर्न लाइफ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी की हम कह सकते हैं, तो मॉडर्न लाइफ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एक स्टेट लाइफ हो गई, राज्य का जीवन हो गया है। राज्य ही इस व्यवस्था का संचालन कर रहा है। इसलिए ग्राहम वालास जो कह रहे हैं कि वास्तव में लोक प्रशासन ही क्या है, फिलोसॉफी है, दर्शन है, एक जीवन दर्शन है। वह संपूर्ण मानव सभ्यता का संचालन करने में, उसके लिए कार्य निष्पादित करने में और उस ह्यूमन सिविलाइजेशन के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में, संरक्षण देने में, सुरक्षित रखने में, सिक्योरिटी प्रदान करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि निसंदेह लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को लेकर कि लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र एक व्यापक और वृहद विषय क्षेत्र बन गया है जिसमें ऑल टाइप्स एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कर लिया गया है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के उपागमों, सिद्धांतों और विषय वस्तु को इसमें शामिल किया गया, क्योंकि कोई भी एक विषय अपने आप में पूर्ण
नहीं हो सकता है। धन्यवाद।